शोभा ने माँ से पूछा, माँ पापा बहुत नाराज़ हैं ना। देखो शोभा, नाराज़गी कोई केतली में गर्म होता पानी तो नहीं ना कि ढक्कन हटाएं और आपकी भाप की तरह गुस्सा ख़त्म। पापा को तुम जानती हो ना कि मन के ठेस लगी है, समय लगेगा। पापा को थोड़ा समय देना होगा। जाओ सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। शोभा बोझिल कदमों से अपने कमरे में चली गई। नींद नहीं आ रही थी पर वह हताशा से थोड़ा उबर रही थी। पापा नाराज़ हैं पर अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। वह अभी कितनी बेवकूफ़ थी जो सब कुछ भूल कर उस धोखेबाज के साथ चली गई। कहीं गलती से शादी हो जाती तब। अब तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। बस एक बार पापा माफ़ कर दें। कुदरत मेरे पापा माँ को हमेशा खुश रखना। वह मन से प्रार्थना करने लगी। सभी सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। शोभा को वापस आए अब कुछ समय हो गया था। एक दिन रात के खाने के समय कमलनाथ ने शोभा से पूछा, कितने दिनों तक कॉलेज नहीं जाना है? अगर आप कहेंगे तभी जाऊंगी। खुश होकर शोभा ने धीरे से कहा, कल आधार दे देना, नया नंबर लेना है। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कॉलेज जाने की बात से खुश थी। सुबह तैयार होकर पापा के साथ जाने को थी कि भारती आ गई। बोली, कितने दिन मैं कॉलेज नहीं गई, मुझे अपने नोट्स दे देना। शोभा क्या बोले तब तक माँ ने कह दिया, यह भी नहीं जा पाई। पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर इसकी। देखो ना चेहरा कैसे सूख गया है। माँ देवी है, कैसे बात संभाल लेती है। उसे अपनी माँ पर गर्व हो रहा था। शोभा की माँ के मन से चैन गायब हो गया था। माँ को अभी मोबाइल देना नहीं जच रहा था। थोड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से खुला छोड़ देने में खतरा है। कहीं वह लड़का रास्ते में आया तब। शोभा एक अच्छी लड़की थी, साफ मन की थी, बस थोड़ी नादान बेवकूफ़ थी। इस उम्र में लड़कियां सपनों की दुनिया में रहती हैं। उन्हें वर्दी वाला लड़का बहुत भाता है। फिर नॉर्थ बिहार में तो आईएएस और आईपीएस का बड़ा बोलबाला होता है। हर माँ सोचती है कि काश उसका दामाद आईएएस या आईपीएस हो। उसी तरह हर लड़की का भी यही सपना रहता है। शोभा उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी उसमें सपनों में जीने में मज़ा आता है। वह हकीकत की दुनिया से परे दुनिया है। कुछ लोग इस उम्र को बड़े सलीके से लेते हैं, कुछ सपनों की दुनिया बनाकर खुद को बर्बाद कर डालते हैं। अब मीना देवी को शोभा के विवाह की चिंता सताने लगी थी। वह स्वयं कम शिक्षित थी। पहले माँ की इच्छा थी कि वह शोभा को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाए, पर अब परिस्थितियाँ बदल गई थी। मन में शंकाओं ने डेरा जमा लिया था कि कहीं वह लफंगा शोभा को हानि न पहुंचाने की कोशिश करे। शोभा की माँ ने अपना फैसला सुना दिया। शोभा का जीवन अब सामान्य हो चला था। वह अपने व्यवहार से सभी को संतुष्ट करने के प्रयास में सफल हो रही थी। वह सबसे अधिक कॉलेज जाने से खुश थी। शोभा एक अच्छी छात्रा थी, अच्छे नंबरों से पास होती थी। वह अर्थशास्त्र में बीए कर रही थी। उसका सपना प्रोफेसर बनने का था। परीक्षा भी नज़दीक है, मात्र 2 महीने ही बचे हैं। बस एक बात उसे खटक रही थी कि माँ पापा जल्दी उसकी शादी करना चाहते हैं। इतना समझ में तो आ गया कि वह शीघ्रता इस कारण से हो रही है। माँ तो उसके उच्च शिक्षा के पक्ष में थी। उसका मन कचोट उठा कि अभी तो उसका मन माँ पापा के साथ रहने को कर रहा था। वक्त बीतते देर नहीं लगती। शोभा की परीक्षा खत्म हो गई थी। खाली समय काटते नहीं कटता। पहले स्केचिंग पेंटिंग का शौक था, लेकिन उस छिछोरे के कारण सब कुछ छूट गया था। उसने स्केचिंग फिर शुरू की। उसके पापा ने उसे स्केच करते देखा तो मीना देवी की नाराजगी की परवाह न करते हुए उसका नाम पेंटिंग स्कूल में लिखवा दिया। विवाह की लड़की की खोज जारी थी। किसी परिचित ने एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़का जमशेदपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बेंगलुरु में कार्य करता था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वह कोलकाता में रहती है। माता पिता पटना में हैं। कमलनाथ ने पत्नी मीना से चर्चा की। मीना देवी को बेंगलुरु का नाम सुनकर थोड़ा दुख लगा कि बेटी दूर चली जाएगी, पर एक बात की खुशी थी कि ससुराल पटना में है, तब बेटी से मिलना हो पाएगा। बातचीत शुरू हुई, सारी बात तय हो गई। कुंडली भी अच्छी मिली, बस अब इंतजार लड़के का था। मीना देवी ने लड़की की तस्वीर शोभा को दिखाना चाही। शोभा देखने के लिए तैयार नहीं थी। माँ मुझे नहीं देखनी है, तुम लोगों ने देखी, मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम लोगों से ज़्यादा मेरा भला कौन सोच सकता है। 1 महीने बाद खबर आई कि लड़का 1 सप्ताह के लिए आने वाला है। लड़की को दिया जाए। बहुत डांट फटकार के बाद शोभा पार्लर गई। शाम को शोभा तैयार हो रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी। जब किसी लड़की की शादी की बात चलती है तब उसके दिल में कितनी तमन्नाएं, कितने अरमान हसरते अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। पर शोभा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। रोमांस का तो नामो निशान नहीं था। अतीत की घटना, आने वाले पल की आशंका, सब मिलकर उसे खुश नहीं होने दे रहे थे। माँ तैयार होकर शोभा को देखने आई। शोभा को तैयार देखकर बोली, काजल नहीं लगाया? लगा ले, आंखें सोना लग रही है। शोभा काजल लगा रही थी, निहार रही थी कि कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। काश सब ठीक हो जाए। वैसे शोभा देखने में सुंदर थी। समय पर सब लोग निकल गए। रेस्टोरेंट में 3 तरफ से बड़ा सोफा और सामने सिंगल सोफा थे।
बीच में बड़ी टेबल थी। बड़े सोफे पर माँ और पापा के बीच शोभा बैठी। शोभा को अब घबराहट होने लगी। बोली, माँ, डर लग रहा है। डरने का क्या बात है? यह समय तो हर लड़की की जिंदगी में आता है। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, आराम से बैठो। तभी हलचल हुई। शोभा को एक बैगनी रंग की साड़ी दिखाई दी। माँ ने शोभा की कुहनी पास कर खड़े होकर प्रणाम करने को कहा। शोभा खड़ी हुई, उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक बार नजर उठाकर देखा तो उसका मन धक से रह गया। सामने बैठे व्यक्ति को देख उसके होश उड़ चुके थे। वे वही संजन थे जो उस दिन ट्रेन में मिले थे और अच्छी सीख दी थी। वह स्तब्ध थी, जड़वत सी रह गई। माँ ने उसे पकड़कर बैठाया। वह महिला शोभा के पास आकर बैठ गई थी। शोभा का हाथ थाम लिए लगातार शोभा को निहार रही थी। फिर बोली, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। मीना देवी के होठों पर मुस्कान फैल गई। शोभा अभी तक कांप रही थी। मीना देवी को लगा वह नर्वस है, इस कारण कांप रही है। तभी महिला ने पूछा, तुम पेंटिंग सीख रही हो? शोभा कुछ बोल नहीं सकी, बस सिर हिलाकर स्वीकृत कर दी। सरोज रोशन जी कहाँ रह गए? कमलनाथ ने पूछा। गाड़ी पार कर आ रहा है। शोभा को लग रहा था अभी अंकल उठेंगे और कहेंगे, हमें अपनी बेटी की शादी आपकी लड़की से नहीं करनी है, हम जा रहे हैं। शोभा ने नज़र उठाकर देखा, पापा अंकल से बात करने में व्यस्त थे और माँ उस महिला से बातें कर रही थी। तभी वह महिला बोली, रोशन, तुम अगर बात करना चाहते हो तो कर लो। हाँ हाँ, जाओ, तुम लोग भी आपस में बातें कर लो। हाँ, टेबल ठीक किया है। शोभा जाओ। शोभा चुपचाप रोशन के पीछे चल दी। आप पेंटिंग सीख रही हैं? शोभा ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। आगे पढ़ने के बारे में क्या सोचती हो? इच्छा तो है, चलो कुछ बोली तो, कहकर वह हंसने लगा। शोभा ने अब उसे ठीक से देखा। एक नज़र में ही वह अच्छा लगा, पर कौन जाने क्या है। बेटा नाश्ता लिए आया था और क्या हॉबी है आपकी? उसने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। पुराने गाने सुनना और खाली वक्त में स्केचिंग करना। उसके लंबे बालों को देखकर वह बोला, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। शोभा शर्मा गई। तभी उधर से बुलावा जाने लगा, दोनों जाने लगे। तभी रोशन ने शोभा से मोबाइल नंबर मांगा तो शोभा झिझकने लगी। तब वह बोला, ठीक है, रहने दीजिए। कमलनाथ ने बताया ये लोग रात में खबर करेंगे। गाड़ी में सभी बहुत खुश लग रहे थे। माँ ने कहा, परिवार तो अच्छा है, स्वभाव भी ठीक लगा। लड़की की माँ खूब बातें करती हैं। शोभा ने यह भी नोट किया कि वह लगातार बात कर रही थी। सभी लोग खुश थे, पर शोभा का मन आशंकाओं से घिरा था। एक हलचल मची थी कि सत्य नंगा होता है, सही सत्य बड़ा कठोर भी होता है। उसे अब सारी बातें पापा को बतानी पड़ी। उनके मन में आशा के लड्डू फूट रहे हैं। कहीं वे टूट गए तो परिणाम बहुत दुखद होगा। रात मीना देवी खाना बनाने गई तो शोभा वहाँ पहुँची और बोली, माँ सुनो, बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको। माँ खुश थी। शोभा ने ट्रेन की सारी बातें बता दी। मीना देवी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। राह दिखाना और बहू बनाना दोनों में बहुत फर्क है। जमाना कितना भी आगे चला जाए, पर कोई भी सब परिवार जानबूझकर एक भागी हुई लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेगा। अब तो तय है कि उधर से नहीं होगा। यह बात शोभा के पापा को जल्दी बतानी होगी। यह सोच वह अपने कमरे में चली गई। कमलनाथ कमरे में फाइल देख रहे थे। मीना देवी बोली, सुनिए, कुछ कहना है? हाँ बोलो, उन्होंने बिना देखे कहा। मीना देवी ने जैसे कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, वैसे ही कमलनाथ का मोबाइल बज उठा। एक मिनट उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन राजेश्वर नाथ का था। मीना देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी वह उनके बारे में सोच ही रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। कहीं वह गस खा कर गिर न पड़े, इसीलिए अपने बेड पर बैठ गई और पति का मुँह देखने लगी। पति की मुख मुद्रा तो हर्ष की लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान भी झलक रही थी। वह उत्तेजना में जाकर पास खड़ी हो गई। जी, अरे नहीं, इतना तो समय लेना ही चाहिए। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हम शोभा की माँ को बता देंगे। ठीक है जी, प्रणाम। कमलनाथ का चेहरा बता रहा था सब कुशल मंगल है। वह अपनी पत्नी की ओर लपके उन्होंने मीना देवी के दोनों कंधे पकड़कर खुश होकर कहा, मीना, हमारी बेटी का ब्याह पक्का हो गया। शोभा की माँ राजेश्वर नाथ का मन ही मन धन्यवाद करने लगी। सच में बहुत सज्जन पुरुष हैं। आजकल कहाँ ऐसे आदमी मिलते हैं। राजेश्वर शोभा से ट्रेन में मिल चुके शोभा के पापा को यह बताना अभी ठीक नहीं। कितना खुश हैं सब सुनकर। चिंता में पड़ जाएंगे। जब सोने जाएंगे तब आराम से बात करके बताएंगे। तभी याद आया, शोभा किचन में होगी, बेचारी बेकार में परेशान होगी। उसको यह खबर भी दे देते हैं। उसके मन का वो बोझ हट जाएगा। शोभा का हृदय राजेश्वर अंकल के लिए श्रद्धा से भर गया। शोभा अच्छा महसूस करने लगी। उससे याद आया कि रोशन ने उसका मोबाइल नंबर मांगा था। उसने माँ को बताया तो वह बोली, दे देती, दिक्कत की कोई बात नहीं थी, ठहरो हम भिजवा देते हैं। मीना देवी ने अपनी होने वाली समधिन को बधाई देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। तब शोभा की सास ने स्वयं शोभा का मोबाइल नंबर मांग लिया। नंबर देने के दूसरे दिन रोशन का फ़ोन आ गया। वह 2 दिनों के लिए जमशेदपुर जा रहा है।
जाने के पहले शाम को शोभा से कैफेटेरिया में मिलना चाहता है। शोभा सोचने लगी, थोड़ी देर पहले उसे लगा उसने जंग जीत ली, पर अब उसे रोशन से मिलना है। क्या करे? सारी कहानी जानते हुए राजेश्वर अंकल ने शादी पक्की कर दी। क्या सच में उन्होंने अपने लड़के को नहीं बताया होगा? ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशन को सब पता होगा, शोभा के मुंह से सुनना चाहता है? शायद नहीं, अंकल खुद मना नहीं कर पाए, चाहते हैं रोशन मना करे। छी! पिता सम्मान आदमी पर वह कैसे शक कर सकती है? यह भी तो हो सकता है कि इन सब बातों को कोई महत्व नहीं दिया हो। शोभा सोच में पड़ गई। अपने अतीत को, वह तो उसके जीवन का नासूर बन चुका है। शोभा चाहे न चाहे उससे भाग नहीं सकती है। क्या करे, जिंदगी सामने खड़ी पुकार रही है, बस जाकर थाम लेना है। पर वहाँ जहाँ भी जाएगी ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ चलेगी। चुप रहकर और आगे बढ़कर जिंदगी को गले लगा ले, अथवा जो भी हुआ उसे रोशन बता दे। वैसे खतरा दोनों में है। रोशन मना भी कर सकता है, हो सकता है अपमानित भी करे। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल लौका। कहीं ऐसा तो नहीं रोशन को अंकल ने सब बता दिया हो, वे दोनों शोभा को रखना चाहते हों कि यह लड़की कितनी सच्ची है। चलो अब दिमाग नहीं लगाना है, माँ पापा से बात करके कोई निर्णय ले लेंगे। खाना खाने के समय पापा ने कहा मुझे ड्राइवर ऑफिस छोड़कर आ जाएगा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो दूसरी दुनिया में उलझी थी। खाने के बाद सुबह पापा के कमरे में जाने का इंतजार करने लगी। वह दबे पांव कमरे में पहुंची। लगता है माँ सब बता चुकी थी, क्योंकि पापा का चेहरा थोड़ा चिंतित लग रहा था। शोभा पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई, बोली पापा कुछ कहना है? कमलनाथ शायद अंदेशा लगा चुके थे कि शोभा जरूर असमंजस में होगी। उन्होंने उसकी ओर देखा। शोभा ने खुद को शांत किया और कहा पापा कल मैं क्या करूँ? मेरा मतलब है पापा कल मुझे रोशन जी को सब बता देना चाहिए। शोभा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पहले ये बताओ, कमलनाथ ने पूछा। पापा अगर उन्हें पता नहीं होगा और बाद में पता चला तो? अब और दूसरी बात यह हो सकता है पता हो मुझे चेक करना चाह रहे हो पापा। मैं डर का सारा जीवन नहीं बिता पाऊंगी। बता देंगे तो हो सकता है वह मना कर दें, यही ना, लेकिन बाद में नहीं से पता चला तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरा। कमलनाथ को लगा समय के झंझावात ने शोभा को मजबूत और समझदार बना दिया है। थोड़ा सोचने के लिए बात बोले, शोभा जो तुम्हारा मन गवाही देता है वही करो। अगर तुमको लगता है कि रोशन को बता देना चाहिए तो तुम उसको सच सच बता दो। वैसे हमें भी यह सही लग रहा है। यह तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, तुम्हें ही निर्णय लेना होगा। हमको लगता है तुम जो भी फैसला लोगी सही होगा। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मीना देवी को यह बात बिल्कुल ही नहीं जच रही थी। शोभा अब आत्मविश्वास से भर गई। जब से शोभा के साथ यह अप्रिय घटना हुई और समझदार हो गई है, जिंदगी के तथ्यों को गहराई से आंकने लगी है। फिर आज पापा ने उसके मनोबल को बढ़ा दिया है। सोने की चेष्टा की नींद कोसों दूर थी। जिंदगी की विकट परीक्षा थी, पास हो गई तो खुशियाँ ही खुशियाँ, और अगर फेल हो तो पूरे परिवार को दुख दर्द मिलने वाला था। उसने अपने कैनवास पर जो महिला को चेहरा रंग थोपा था उसे ही तो मिटाना होगा। अंकल ने सही कहा था, सत्य नंगा होता है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। यह हिम्मत अब उसे अपनी ज़िंदगी के कैनवास को साफ करने के लिए न लगानी होगी। रोशन से मिलने के लिए शोभा अलमारी के पास जा खड़ी हुई। क्या पहना जाए, यह भी एक चिंता था, विषय था। तभी उसे अपनी क्लासमेट मीनाक्षी की याद आई। वह हाथ की रेखा देखती थी, सारी लड़कियां हाथ दिखाती भी थी और उसका मजाक भी बनाती थी। उसने शोभा को बताया था जब वो मुश्किल हालत में हो तब सफ़ेद कपड़े को पहने, अगर पहन नहीं पाए तब एक सफ़ेद कपड़ा ही पास में रख ले। सुबह को ये सब बकवास लगता था, पर आज मन हो रहा था उसके कहे को एक बार आजमाया जाए। उसने अलमारी से अपनी पसंद का एक सफ़ेद कुर्ता व सफ़ेद चूड़ीदार और चुन्नी निकाल लिया। कानों के लिए छोटे ऑक्साइड हैंगिंग हैगे निकाले। तैयार होकर जब माँ को दिखाने गई, मीना देवी अपनी बेटी को बड़े प्यार से निहार कर बोली, क्या तुमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए? रंगीन कपड़े पहनने चाहिए थे। शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने कुदरत को प्रणाम कर जाने को कहा। शोभा जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक उसकी माँ देखती रही। सब कुशल मंगल हो की कामना करने लगी। शोभा जब कैफेटेरिया पहुंची तब देखा कि रोशन सीढ़ियों के पास खड़ा था। वह रोशन के साथ चल दी। रोशन ने कोने में एक सीट रिजर्व कर रखी थी। उसने जब बैठने का इशारा किया तो वह बैठ गई। आज उसने रोशन को गौर से देखा। अच्छा स्मार्ट लग रहा था। आज उसने भी जीन्स और लेमन कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, जो उस पर काफ़ी जच रही थी। उसने वेटर को इशारे से बुलाया। शोभा का मन हुआ कि वह मुड़ कर देखे कि पीछे क्या गड़बड़ हो रही है, पर हिम्मत नहीं हुई। रोशन भी लिली के फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। शोभा के हाथों में देते हुए बोला, फ्लावर फॉल लवली लेडी। शोभा ने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और फिर दोनों बैठ गए। माँ से पूछ कर आई हैं ना? रोशन का परिहास वह तुरंत समझ गई।
उसने फ़ोन नंबर नहीं दिया था, इसी बात की वो खिंचाई कर रहा था। दूसरे दिन दे दिया जब वह हम मांगे, तो उस समय शादी तय नहीं हुई थी। शोभा ने बीच से ही बात काटते हुए कहा, स्मार्ट आंसर। रोशन ने खुश होकर कहा, क्या खाना है, आप जो भी मंगा लें। रोशन ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। शोभा को अपनी बात बताने की जल्दी बची थी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, रोशन ने कहा। अब आप नाराज़ न हो जाना। मैं फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, दरअसल आप पर सफ़ेद रंग बहुत सूट कर रहा है। नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है, शोभा ने चंचलता से जवाब दिया। अगेन स्मार्ट आंसर। रोशन का चुलबुलापन उसे अच्छा लग रहा था। काश यह वक्त वहीं रुक जाता। तभी रोशन ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए जमशेदपुर जाना है। सोच रहा था उधर से दिल्ली वापस चला जाऊंगा, इसीलिए मिलना चाहता था। पर पापा कह रहे हैं परसों के बाद का दिन अच्छा है, सगाई करके जाओ। सगाई? शोभा का दिल जोर से धड़का। मैंने कहा अक्टूबर में आकर कर लेंगे, तब नाराज हो गए। इस कारण मुझे अब दोबारा वापस आना होगा। शोभा बोलने को तड़प रही थी। उसने अपना मन कड़ा किया और रोशन से बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलिए न, तभी से मैं ही बोली जा रहा हूँ। शोभा धीरे धीरे सारी बातें बताने लगी। बीच बीच में वो रोशन को देखती थी जा रही थी। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। विशाल से मुलाकात, रोज क्लास बंक, कॉलेज के पास में मिलना, घर से पैसे चोरी कर भागना और फिर उसके धोखे का पता लगने पर वापस घर सकुशल लौट आना। उसने राजेश्वर अंकल से निकलने की बात नहीं बताई। रोशन के चेहरे के भाव प्रतिपल बदल रहे थे। उसने वेटर से बिल लाने को कहा। सुबह समझ गई कि अब सब खत्म हो गया। ऐसा जीवन साथी उसे कहाँ मिलेगा। वेटर ने बिल ला कर दिया। रोशन ने बिना कुछ बोले उससे में पैसे रखे। शोभा ग्लानि से भरी तिलमिलाकर खड़ी हो गई, जिसके कारण वह लड़खड़ा गई। रोशन ने झट से उसे सहारा देकर थाम लिया। शोभा रो रही थी। रोशन के स्पर्श से वह विचलित हो गई। उसकी हिचकिचियाँ बंद गई। रोशन ने उसे दोनों हाथों में थाम कर कहा, शोभा इधर देखो। शोभा रोती जा रही थी। उसने देखा। रोशन ने उसकी आंसुओं को अपनी हथेली पर समेट लिया और बोला, शोभा इधर देखो मेरी तरफ। शोभा ने भीगी आंखों से रोशन को देखा। उसने कहा, यह क्या है। शोभा ने देखा। हथेली पर आंसू फैलने की तैयारी रख कर रहे थे। ऐसा स्पष्ट मन और सच्चा साथी मुझे कहाँ मिलेगा। वह बोला। यह सुनकर शोभा रोशन के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका सफ़ेद कैनवास इंद्रधनुषी रंगों से रंगीन हो गया था। सच के फूल खिलखिला उठे थे।